वेलकम टू सिटी क्लासेस। शॉर्ट वीडियो सीरीज़ में ये हमारा थर्ड लेक्चर है। द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट को डिस्कस करने से पहले हम इसकी हिस्टोरिक बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के प्रोविजंस के मुताबिक 1927 में साइमन कमीशन भारत आता है। इस कमीशन को भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स रिकमेंड करने के लिए कहा जाता है। हमारे लीडर्स ने इस कमीशन का बाइकआउट किया क्योंकि इसके सभी मेंबर्स यूरोपियंस थे। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे लीडर्स से कहा कि आप अपनी रिफॉर्म्स हमें रिकमेंड कीजिए, हम साइमन कमीशन की रिकमेंडेशंस के साथ आपकी रिकमेंडेशंस को भी कंसिडर करेंगे। एक कमेटी बनाई जाती है जिसके प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू। ये कमेटी 1928 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है जिसको कहा गया नेहरू रिपोर्ट। अब जिन्ना को ये लगता था कि नेहरू रिपोर्ट में मुस्लिम इंटरेस्ट को इग्नोर किया गया है, इसलिए उन्होंने अलग से अपनी रिकमेंडेशन सबमिट की जिनको कहा जाता है जिन्नास 14 पॉइंट्स। 1930 में साइमन कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। अब नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन की रिकमेंडेशंस और जिन्ना के 14 पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए ब्रिटेन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की गई। इन कॉन्फ्रेंसेस की डिस्कशन के बेसिस पे एक वाइट पेपर इशू किया गया। इस वाइट पेपर को ब्रिटिश पार्लियामेंट की जॉइंट सेलेक्ट कमेटी में डिस्कस किया गया। इस जॉइंट सेलेक्ट कमेटी की रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 बनाया गया। इस एक्ट में गांधी इरविन पैकेट और पूना पैकेट के प्रोविजंस को भी शामिल किया गया था। अब हम इसके प्रोविजंस के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला प्रोविजन है ऑल इंडिया फेडरेशन। इस एक्ट में एक ऑल इंडिया फेडरेशन इस्टेब्लिश करने का प्रावधान था जिसमें ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को शामिल किया जाना था, लेकिन ये फेडरेशन कभी बनी ही नहीं क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स फेडरेशन को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। सेकेंड इज़ डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स। लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहला पार्ट फेडरलिस्ट जिसमें 59 सब्जेक्ट्स थे। इसमें वो सब्जेक्ट्स थे जिनकी लेजिस्लेशन की पावर सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास थी। सेकेंड लिस्ट वाज प्रोविंशियल लिस्ट, इसमें 54 सब्जेक्ट्स थे। इसमें वो सब्जेक्ट्स थे जिनकी लेजिस्लेशन की पावर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के पास थी। तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें 36 सब्जेक्ट्स थे। इसमें वो सब्जेक्ट्स हैं जिनकी लेजिस्लेशन की पावर सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों लेजिस्लेचर्स के पास है। अब जो सब्जेक्ट्स इन तीनों में से किसी भी लिस्ट में नहीं आते उनकी लेजिस्लेशन की पावर वायसराय को दी गई। ऑल इंडिया इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स फेडरल लिस्ट में रखे गए, लोकल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स प्रोविंशियल लिस्ट में थे और कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स थे जो लोकल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट थे लेकिन जिनके लिए ऑल इंडिया लेवल में यूनिफॉर्मिटी का होना ज़रूरी था। अगर फेडरल लॉ और प्रोविंशियल लॉ में किसी तरह का डिसएग्रीमेंट होता है तो उस केस में फेडरल लॉ इम्प्लीमेंट होगा, प्रोविंशियल लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट प्रोविजन इज एबोलिशन ऑफ डायरकी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रोविंसेस में से डायरकी को अबॉलिश कर दिया गया और सेंटर में डायरकी इंट्रोड्यूस की गई। फेडरल सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, रिजर्व्ड सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स हैं जिनको गवर्नर जनरल अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की एडवाइस पे एडमिनिस्टर करेंगे। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में वो सब्जेक्ट्स हैं जिनको गवर्नर जनरल मिनिस्टर्स की एडवाइस पे एडमिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट इज़ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अब प्रोविंसेस ऑटोनोमस यूनिट्स के तौर पे काम करेंगे। इस एक्ट में प्रोविंसेस में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की गई। अब गवर्नर मिनिस्टर की एडवाइस पे ही काम करेंगे। नेक्स्ट इज़ बाई कैमरल लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर को बाई कैमरल किया गया। अब सेंट्रल लेजिस्लेचर में 2 हाउस थे, फेडरल असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स अपर हाउस था और ये एक परमानेंट बॉडी था। फेडरल असेंबली वाज द लोअर हाउस और इसकी टेन्योर 5 साल की थी। इसी तरह प्रोविंसेस में भी बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया।
11 में से 6 प्रोविंसेस में बाईकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस की गई। अब प्रोविंशियल लेवल में लेजिस्लेचर में 2 हाउस थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज द अपर हाउस एंड लेजिस्लेटिव असेंबली वाज द लोअर हाउस। नेक्स्ट इज कम्यूनल इलेक्ट्रेट। इस एक्ट में कम्यूनल इलेक्ट्रेट को एक्सटेंड किया गया। अब डिप्रेस्ड क्लासेस, वुमेन और वर्कर्स को भी सेपरेट इलेक्ट्रेट का राइट प्रोवाइड किया गया। फेडरल लेजिस्लेचर में मुस्लिम्स के लिए 33% सीट्स रिजर्व कर दी गई। नेक्स्ट प्रोविजन इज फेडरल कोर्ट। इस एक्ट में एक फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश करने का प्रोविजन था, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 86 जजेस को अपॉइंट किया जाना था। 1937 में दिल्ली में ये फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश की गई। देन इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविंसेस। इस एक्ट के थ्रू 2 नए प्रोविंस बनाए गए, सिंध एंड उड़ीसा। सिंध को बॉम्बे प्रोविंस से सेपरेट किया गया था और उड़ीसा को बिहार से सेपरेट किया गया था। अब हम कुछ अदर प्रोविज़न देख लेते हैं। इस एक्ट के थ्रू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश कर दिया गया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को एक एडवाइज़र्स की टीम प्रोवाइड की गई। इस एक्ट के थ्रू फ्रेंचाइजी को एक्सटेंड किया गया, मीन्स और लोगों को वोटिंग राइट्स प्रोवाइड किए गए। अब टोटल 10% पॉपुलेशन के पास वोटिंग के राइट्स थे। इस एक्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश किया गया, जो कि हमारे देश की करेंसी और क्रेडिट को कंट्रोल करेगा। इस एक्ट में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी एस्टेब्लिश किए गए। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, ये उस समय का लेंथीएस्ट एक्ट था। इसमें 321 सेक्शन, 14 पार्ट्स और 10 शेड्यूल थे। सो दिस इज़ ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।